बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मेरा नाम मिर्ज़ा सदाकत अली है। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो अपने मुल्क से बेपनाह प्यार और मोहब्बत करता है। मेरा ये वीडियो का जो प्रोग्राम होता है, इसमें प्रायोरिटी जो होती है वो अपना मुल्क है, अपना नेशन है। इसमें प्रायोरिटी कोई सियासी पार्टी नहीं है। किसी को मैंने मेलाइन नहीं करना, किसी को मैंने वो नहीं करना, हमायत नहीं करनी। मेरी अगर हमायत हासिल है तो वो पाकिस्तान को अपने मुल्क के लिए है। अपने मुल्क के लिए जीना मरना है। जो काविश हम करते हैं, जितनी हमारी अहलियत है उस हिसाब से हम पाकिस्तान के लिए कोशिश करेंगे। और जो हमारा पैगाम आपको मिलेगा उसमें नंबर 1 प्रायोरिटी पाकिस्तान होगा। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़, किसी का आना किसी का जाना, कोई आर्मी पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई एक पार्टी दूसरी पे लगा रही है, मेरा वो प्रोग्राम नहीं है। हाँ, अगर कहीं कोई ख़राबी कर रहा है, कहीं कोई मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, मुआशरे को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हम करेंगे, सामने लाएंगे, उसको हम रोकेंगे, मना करेंगे, उसको हम एडवाइज़ करेंगे, उसको हम सजेस्ट करेंगे आप ख़राबी पैदा ना करें, आप मुल्क के लिए काम करें। ये आपको समझ आ जानी चाहिए मेरे इस वीडियो की प्रोग्राम की बात। तो जो मुल्क के लिए सोचता है, जो करता है, मेरा ख़्याल है उसकी नीयत में कोई लालच या कोई और अंसर शामिल नहीं होता। तो चलिए अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और ये पाकिस्तान की खातिर आप इसको शेयर कीजिए और पाकिस्तान की खातिर इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। अब आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। ये लेक्चर मेरा शॉर्ट ही होगा और मैं मेन बातों को हिट करूँगा। पाकिस्तान के क्राइसिस हैं क्या, क्यों हम रोज़ाना ख़राबी में बढ़ते जा रहे हैं। ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट का जो इशू चला हुआ है, ये मुझे रात को सोने नहीं देता। ये नहीं है कि मैंने पाकिस्तान को अकेले ने सर पे उठाया हुआ है या अकेला मैं पाकिस्तान का हमदर्द हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह, हर आम आदमी की तरह मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान का अच्छा सोचता हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ और मुझे यकीन है आप सब भी पाकिस्तान के हमदर्द हैं। लेकिन हमारे क्राइसिस क्या हैं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, वो मैं आपको बयान करूँगा आगे चल के। क्राइसिस की वजूहात क्या है, हमारे क्राइसिस क्या है और कैसे हम इनको दूर करेंगे, शॉर्ट सी बात आपको बताऊँगा। ज़रा हम चलते हैं 1947 में। अब मैं कोई लंबी हिस्ट्री नहीं आपको बताऊंगा। कायदे आज़म ने एक आज़ाद मुल्क का जो नारा लगाया, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने उसका ख्वाब देखा और कायदे आज़म ने एक नारा लेकर बड़े खलूस के साथ इस नेशन का सोचा। मैं भी पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद पैदा हुआ और जो पाकिस्तान बनने से पहले की जो नस्ल, जो कौम थी, जो अफराद थे, वो इस दुनिया से रुखसत होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जाते जा रहे हैं। एक दिन हम भी रुखसत हो जाएंगे। और उस वक्त के लोग, जिनमें मेरे वालिद साहब भी शामिल थे, उन्होंने पाकिस्तान बनने में बड़ा किरदार अदा किया। जैसे एक मुहिब वतन आदमी करता है उस तरह से उन्होंने कि वो आज सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट कुछ और है। तो बताना ये चाहता था कि कायदे आज़म ने एक नारा बुलंद किया कि हमें एक आज़ाद वतन चाहिए। उस नारे के नीचे पूरी कौम मुत्तहिद थी और सारी कौम ने एक एजेंडे को फॉलो किया। और हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों का, अकेले कायदे आज़म भी कुछ नहीं थे, पूरी कौम उनके साथ थी, मुसलमान कौम। और उनके साथी जो थे, सबका नाम अभी ले नहीं सकता मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वो साथ थे, उनमें इत्तेहाद था और एक काज के लिए वो फाइट करते रहे और बड़ी कुर्बानियाँ दी। लोग शहीद हुए, लोग ज़ख्मी हुए, लोगों ने घर बार छोड़ा। और उस कौम का एक मिशन, एक नारा था,
वो खुलूस के साथ, पूरी नेक नीति के साथ वो अमल पैरा हुए और वो उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली। अब आज़ादी हासिल करने के फ़ौरन बाद ये कौम जो है वो लूट घसूट में पड़ गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो लोग, जो बच्चे बाद में पैदा हुए हैं, उनको नहीं पता, उनको मैं बताना चाहता हूँ, इस लूट घसूट की इब्तदा जो है सेटलमेंट की प्रॉपर्टीज़, अवैक्यू प्रॉपर्टीज़ से शुरू हुई। अवैक्यू प्रॉपर्टीज़ कुछ भी नहीं था लोगों के पास, किसी के पास साइकिल नहीं होती थी, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं होता था। ये V8 लैंड क्रूजरें, बड़े बड़े फार्म हाउसेज, अरबों की जो बैंक बैलेंस हैं, डॉलर और पाउंड, कुछ भी नहीं था पाकिस्तानी कौम के पास। मुझे मेरे वालिद साहब और मेरे बड़े बताते हैं, और जो मैंने आंख खोली और जो मैंने अपनी आंखों से देखा, कुछ भी नहीं था लोगों के पास। मैंने यानी 2 रुपए का 1 गैलन पेट्रोल अपने वालिद साहब की कार में डलवाया। ये मैं 1965 की बात करता हूँ, अयूब दौर की। और 2 रुपए किलो मैंने छोटा गोश्त खरीदा है, जो आज 2000 रुपये किलो है। ये सब्जेक्ट से हट जाऊंगा, मैं सब्जेक्ट पे ही रहता हूँ। यानी वो भी लोगों के पास पैसा नहीं होता था, ये भी लेने के लिए पैसा नहीं होता था। तो सेटलमेंट की लूट घसूट शुरू हुई, फिर वक्त गुजरता गया और हज़रत लियाकत अली ख़ान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों ने गोली मार के शहीद कर दिया। वो एक बैरूनी साजिश थी, पाकिस्तान में मुदाखलत थी। उस पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की इब्तदा लियाकत अली ख़ान के मर्डर से शुरू हुई। फिर अयूब खान आ गए, और अयूब खान आते के साथ ही अमेरिका की जोली में बैठ गए। ये मैं नहीं कहता, रिकॉर्ड कहता है। जो पुराने लोग हैं, जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो इसकी हिस्ट्री जानते हैं, उनको ये पता है कि अयूब खान के वक्त से पाकिस्तान अमेरिका की जोली में बैठा हुआ है, और उससे लेकर आज तक पाकिस्तान मुख्तलिफ बैरूनी ताकतों के हाथों में खिलौना बना हुआ है। अब मैं अगर तमाम हुकूमतों का, तमाम डिक्टेटर्स का नाम लेना शुरू कर दूं तो वो आपको बात समझ नहीं आएगी। अब हमारी प्रॉब्लम्स हैं क्या? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा कोई इदारा आज़ाद नहीं है। ना हमारी फ़ौज आज़ाद है, ना हमारा इदारा आज़ाद है, ना हमारी जुडिशरी आज़ाद है, ना हमारे अवाम आज़ाद हैं, ना हमारी हुकूमतें आज़ाद हैं, ना हमारी ब्यूरोक्रेसी आज़ाद है। कोई भी आज़ाद नहीं। कहने को हम आज़ाद हैं, वो पूछें कैसे? मेरा मैसेज बिल्कुल सॉफ्ट है और नेशनलिज्म पे बेस्ड करता है। यानी कोई अमेरिका से इमदाद ले रहा है, कोई CIA का एजेंट है, कोई सऊदी अरब का एजेंट है, कोई भारत का एजेंट है, कोई इसराइल का एजेंट है, कोई ईरान का एजेंट है, कोई मुत्तहदा अमारात का एजेंट है, कोई लीबिया का एजेंट है। सब लोग बैरूनी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं अपनी ज़ाती मफादात के लिए। जो है वो मुल्क में एक आग लगी हुई है। यानी पाकिस्तान की हालत ये है कि ये बैरूनी ताकतों के लिए एक खेल का मैदान है। वो अपना खेल अपने मुल्क में नहीं खेल रहे, पाकिस्तान की सरजमीन में खेल रहे हैं। आप देखें, चलते चलते मुल्क जो है, ये मुल्क डिफॉल्ट पे क्यों पहुंच गया? मुझे रोना आ रहा है, मुल्क डिफॉल्ट पे क्यों पहुंच गया? कोई भी दयानतदार नहीं आता, सबके सब करप्ट आए। जो भी आया उसने लूट घसूट की, और वो बैरूनी ताकतों के हाथों में वो खेला, और उसने लूट घसूट की। कौम का किसी ने नहीं सोचा। कायदे आज़म के बाद कौम का किसी ने नहीं सोचा। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अब मैं आपको बताऊं कि हो ये रहा है कि सियासी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, और सियासी पार्टियों ने अब फ़ौज के साथ लड़ना शुरू कर दिया है। शुक्र खुदा का कि फ़ौज ने ये ऐलान किया है कि बाजवा साहब ने अपनी आखिरी तकरीर से पहले, जो 23 तारीख को तकरीर की थी, कि हमने फरवरी 2021 में फ़ैसला किया है कि हम सियासत से अलग रहेंगे, सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये खुशाइन बात है। मैं आर्मी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन ये फ़ैसला ठीक है। लेकिन ये फ़ैसले की हद तक नहीं रहना चाहिए, इस पर अमल भी होना चाहिए।
अब खराबी कहाँ शुरू होती है? हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। उसमें हर इदारे का, हर पब्लिक फंक्शनरी का काम जो है, उसका डोमेन जो है, उसके इख्तियारात जो हैं वो मुतय्यन किए गए हैं। और वो एक कामयाब कॉन्स्टिट्यूशन है बशमूल अपनी तरामीम के। सूबों के क्या इख्तियारात हैं, मरकज़ के क्या इख्तियारात हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या इख्तियारात हैं, आर्मी का क्या रोल है, वगैरह वगैरह सब कुछ मुतय्यन है। और ख़राबी वहाँ से शुरू होती है जब आपने इख्तियारात का तयन भी कर लिया और फिर आप ट्रांसग्रेशन ऑफ अथॉरिटी और एनक्रोचमेंट ऑफ पावर्स करते हैं। जब एक इदारा दूसरे इदारे के इख्तियारात में मुदाखलत करता है, लड़ाई की इब्तदा वहाँ से होती है। खा वो आर्मी हो, खा वो सियासतदान हो, खा वो ब्यूरोक्रेसी हो, खा वो सुप्रीम कोर्ट हो, खा वो हाई कोर्ट हो, खा वो वकला हो, कुछ भी हो, एक इदारा दूसरे इदारे के काम में मुदाखलत करता है। यहाँ तो ये हाल है कि हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मेरिट पर अपॉइंट नहीं होते। अदलिया कैसे आज़ाद हो? वो भी मुख्तलिफ ताकतों के कहने पे अपॉइंट होते हैं। उसके पीछे भी बड़े मुहर्रिकात हैं, मैं वो सारे बयान नहीं कर सकता। काम की बात आपको बतानी है, वो सारी चीज़ें बयान करने लग जाऊं तो ये तो मुझे पूरी रात चाहिए मैं बोलने के लिए। अब बात यह है कि इसमें करना क्या है। सबसे पहली बात जो करनी है कि हर इदारा, ये समझने की बात है, दानिश की बात है, विजडम की बात है कि हर इदारा आर्मी से लेकर और एक छोटे से छोटे जज तक, हर इदारा दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत ना करे, इनक्रोच ना करे, अपनी लिमिटेशन जो मुकर्रर हैं उस अपनी डोमेन में रहे और वहाँ वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे, तो लड़ाई पैदा नहीं होगी। लड़ाई की इब्तदा ही जब उसी वक्त होती है जब एक इदारा अपने इख्तियारात से बाहर जंप करके तजावज़ करता है दूसरे शोबे के इख्तियारात में। अब लड़ाई की इब्तदा वहाँ से शुरू होती है और उसी का शाखसाना है कि आज जो है वो आर्मी को इतनी गलीज़ गालियाँ दी जा रही है और इतने गलीज़ इल्ज़ामात लगाए हैं और क्या कुछ नहीं हुआ। अब तो आखिर हो गई है। ऐसी गालियाँ आर्मी को दी गई हैं कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं और ना सिर्फ आर्मी को दी जा रही हैं, आपस में पॉलिटिशियंस जो हैं एक दूसरे पे इतना गंद उछाल रहे हैं, यानी कोई भी आदमी, किसी की भी इज्जत महफूज नहीं है। हर किसी की गंदी वीडियो बनी हुई है, ऑडियो लीक्स हर किसी की। ये कहाँ से हो गया निज़ाम? ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक हो रही है। तो आप ज़रा गौर फरमाएं कि ये क्या खेल चल रहा है। इतनी मड स्लिंगिंग हो रही है, इस कदर एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जा रहा है। इसके पीछे दो चीज़ें हैं, मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक चीज़ है हुसूल इक़्तिदार और दूसरी है हुसूल माल बनाने का चक्कर है। ये दो ही बातें हैं। इन दोनों कामों के लिए, इक़्तिदार की हवस के लिए, पैसे की हवस के लिए पार्टियां भी लड़ रही है, बाकी इदारे भी सब लड़ रहे हैं और इसी की वजह से मुल्क में बेपनाह करप्शन है। इतनी करप्शन है, हमने तमाम हदें पार कर दी हैं, इतनी करप्शन है। अब मैं आपको इसका हल बताता हूं। इसका पहला हल ये है कि हर इदारा जो है अपनी मुकर्रर करदा हुदूद और क़यूद के अंदर रह के काम करे। खा वो आर्मी हो, खा वो ब्यूरोक्रेसी हो, खा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, खा वो सूबाई सतह पर हाई कोर्ट्स हों, खा वो सूबाई हुकूमतें हों, वो अपनी अपनी मुतय्यन करदा जो आइन कहता है, मैं नहीं कहता, जो आइन कहता है, उन हदूद के अंदर अपनी लिमिटेशंस, अपने डोमेन के अंदर काम करे। पहली बात, लड़ाई ख़त्म जब होगी जब अपने डोमेन में रह के काम करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंद नोट्स मैंने बनाए हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। पहली बात बता दी, अपने डोमेन के अंदर रहें, अपने डोमेन से बाहर ना निकलें। दूसरी बात कि हमारी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है नेशनल काज की, कौमी काज की
यानी अवाम के लिए कोई प्रोग्राम नहीं। ये मत सोचिएगा कि मैं गलत कह रहा हूं। ये जो नारे देते हैं, हम ये इतने लाख दरख्त लगा देंगे, हम ऑरेंज ट्रेन बना दें, मैं सब पार्टियों का नाम लेता हूं, मैं किसी एक पार्टी का, किसी का मैं मुखालिफ नहीं हूं। मुझे अगर हमदर्दी है तो अपनी कौम से है, पाकिस्तानी कौम से है, अपने मुल्क से है। ये नहीं, बात यह है कि किसी के पास नेशनल प्रोग्राम ही नहीं है। हम ऐसे गड्ढे में गिरे हुए हैं, उससे निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। वो कैसे, वो किस तरह निकलेंगे इस गड्ढे में? इसलिए गिरे हुए हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो सरकर्दा लोग हैं जिनके हाथ में इख्तियार है, वो अपनी लड़ाई से फारग ही नहीं कौम का सोचें। और अगर जब इलेक्शन आते हैं निहायत पुरकशिश और खूबसूरत नारे लेकर आ जाते हैं, वो 100 के 100% झूठे होते हैं, 100 के 100% झूठे होते हैं। किसी एक नारे पे अमल नहीं हुआ। मुझे भुट्टो से शुरू करके बताएं, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा था, कभी पूरा हुआ? मैं भुट्टो का मुखालिफ नहीं हूं, मैं हकीकत की बात करता हूं। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा के पुरकशिश नारा था, पूरा हुआ? उसके बाद आज दिन तक जिन जिन पार्टियों ने नारे लगाए, ज़ियाउल हक ने इस्लाम का नारा लगाया, इस्लाम नाफिज हुआ? सूदी कारोबार हमारे मुल्क में चल रहा है, ज़ियाउल हक का मिशन भी पूरा नहीं हुआ। तो बात यह है कि ये पुरकशिश नारों से बात नहीं बनेगी। बात जब बनेगी जब कौम की हालत बदलने के लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे हुक्मरान जो हैं वो खुलूस नीयत से काम करेंगे। ये अहम बात। अब तीसरी बात, दूसरी बात मैंने आपको बता दी।